नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए उत्तराखंड सरकार ने साइबर टीम का गठन किया, जो कि मौजूदा वक्त में पूरी तरह से फेल है। स्थिति तो यह है कि साइबर ठग यहां आए दिन कुछ भी कर लें और विभाग कुछ नहीं कर पाता। यही वजह है कि पिछले दिन जारी हुए एक एआई वीडियो पर राज्य में सियासी हलचल मच गई और साइबर टीम सोती रह गई। अब जब विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, तो विभागीय अधिकारी मीडिया के सवालों पर सफाई में जुटे हैं। एएसपी कुश मिश्रा की दलीलें हैं कि वो एआई के टूल्स को खरीदा और किराए पर लिया गया है, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की यूआरएल तक पहुंचकर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब इससे पहले साइबर टीम और वरिष्ठ अधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए थे। जबकि आए दिन सोशल मीडिया पर ठगी की खबरें सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं और एक झटके में जिंदगी भर की कमाई साइबर ठग उड़ा कर ले जा लेते हैं और ज्यादातर मामलों में टीम रिकवरी भी नहीं कर पाती है। तो उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों में 2024-25 के दौरान अगर देखा जाए तो वृद्धि दर्ज हुई है। किसी भी व्यक्ति की यूआरएल तक पहुंच बता दे की सकती है टीम, और इससे पहले जो लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, साइबर पुलिस ने एआई टूल्स की खरीदारी का दावा तो जरूर किया है, लेकिन एआई टूल्स के जरिए किस तरीके से साइबर ठग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसका खुलासा साइबर टीम तक नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार साइबर टीम पर सरकार का शिकंजा क्यों नहीं नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड की साइबर टीम मीडिया के सवालों पर भी अधिकारी सफाई देते हुए पाए जाते हैं। साइबर पुलिस ने एआई टूल्स की खरीदारी का दावा जरूर किया, किसी भी व्यक्ति की यूआरएल तक पहुंच यहां पर हो सकती है, टीम का यह भी दावा है। और इससे पहले क्या नींद में उत्तराखंड की साइबर पुलिस सोई हुई है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जारी एआई वीडियो पर सियासी बवाल मच चुका है, सियासी भूचाल मच चुका है। लेकिन साइबर टीम पर सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नतीजे हैं वो इस तरीके के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड साइबर टीम की सच्चाई और दावे किस तरीके से धरातल पर हैं वो साफ देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों में 2024-25 के दौरान भारी वृद्धि दर्ज हुई है। 2025 के लिए अनुमानित ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की संख्या भी लगभग 800 से ज्यादा बढ़ चुकी है। अक्टूबर 2025 की अगर बात कर ली जाए तो साइबर अपराध की अनुमानित शिकायतों की संख्या भी 4000 के पार पहुंच चुकी है। अगस्त 2025 तक उत्तराखंड वासियों को अब तक 371 करोड़ की चपत बता दें कि लग चुकी है। 2025 के पहले भी 7 महीने में 122 गंभीर मुकदमे दर्ज हुए और वर्ष 2024 के नवंबर में भी साइबर ठगों ने लगभग तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। लगभग 24,000 शिकायतें दर्ज हुई। 2024 में औसतन हर महीने लगभग 2180 शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो जिस तरीके से वर्ष 2024 में उत्तराखंड के लोगों ने साइबर अपराधों में लगभग 170 करोड़ गंवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उत्तराखंड सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है साइबर पुलिस पर, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, साइबर अपराध पर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है, साइबर पुलिस की एक्टिविटी क्या है, और उत्तराखंड सरकार जो दावा करती है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं साइबर अपराधियों के शिकंजा कसने के लिए साइबर टीम पर, आखिरकार उसकी हालिया हकीकत प्रदेश में क्या है? कमांडो की रिलीज के मामले हो या साइबर को लेकर के पूरी तरीके से अगर प्लानिंग की बात करें तो देखने को मिलता है, लेकिन जब तक इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अगर अगर इन सब देखा जाए तो कोई कम ही मामले ऐसे हैं जिनका खुलासा पूरी तरह से हो पाता है। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी चुनौती कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर साइबर जो टीम है उनके सामने बनी हुई है। और ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तो इस तरह से जिस तरह का इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, इससे कहीं न कहीं सवाल जो है वो निश्चित तौर पर जो है साइबर टीम पर खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। वो किस तरह से इस पर काम करते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि साइबर ठगी के मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, औसतन अगर देखा जाए तो एक वर्ष जो है करोड़ों की ठगी जो है वो देखने को मिल जाती है। लाखों रुपए लोगों के जो है साइबर ठगी के दौरान जो है ठग जो है ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई के मामलों में देखा जाए तो 1 या 2 कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें देखने को मिलता है कि पैसा वापस हुआ है, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो बहुत
अगर देहरादून की हम बात कर लें तो देहरादून के जो एसटीएफ है साइबर टीम है वो लगातार इस पर प्रयास करती है, अवेयरनेस करने का भी काम करती है। साइबर कमांडो की ट्रेनिंग भी हाल फिलहाल में जो है बड़े स्तर पर कराई गई थी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी जो है साइबर ठग जो है वो कहीं ना कहीं नई दिनों को लेकर जो है वो सामने खड़े हुए मिलते दिखाई देते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए साइबर टीम क्या किस तरह की प्लानिंग कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जो है वो कहीं ना कहीं साइबर टीम के सामने खड़ी है। जी। तो जिस तरीके से योगेश आप बता रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर विषय निकलकर सामने आ रहा है। लगभग 46.57 लाख की ठगी हो रही है, तो ये बेहद गंभीर विषय बन जाता है। एसपी साइबर क्राइम के कुश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साइबर टीम किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। कुश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुश मिश्रा जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी और एक बड़ा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि लगभग 46.57 लाख की ठगी रोजाना हो रही है। आखिरकार उत्तराखंड में औसतन हर दिन इस तरीके से अपराधी किस तरीके से बैंक अकाउंट खाली करते हुए पाए जा रहे हैं और साइबर पुलिस इसको लेकर कितनी गंभीर है, कैसे काम किया जा रहा है? तो कुश मिश्रा जी से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में किस तरीके से लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन केसेस में वृद्धि हो रही है। 2024 में भी साइबर अपराधों में 146% की वृद्धि हुई। अब लगातार पिछले 3 वर्षों में 43 लोग डिजिटल अरेस्ट की शिकायतों को दर्ज कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार साइबर पुलिस इसको लेकर कितनी गंभीर है? लाखों रुपए लोग गंवा चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद भी धनराशि बचाना और वापस दिलाने में देश भर में 6ठा स्थान प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कैसे? ये भी बेहद गंभीर और सोचने का विषय पैदा हो जाता है कि बवाल मचने के बाद जब उत्तराखंड में इस तरीके से साइबर क्राइम पुलिस एक्टिव होती है, तो इससे पहले एक बड़ा सवाल उठेगा कि आखिरकार उससे पहले क्या साइबर टीम इस तरीके से गहरी नींद में सोई हुई थी? आखिरकार तब उनके पास वो जवाब क्यों नहीं था, जबकि एआई टूल्स खरीदने का दावा साइबर पुलिस करती हुई नजर आती है। 2024-25 के दौरान भी देखने को मिला कि मामलों में किस तरीके से वृद्धि हो रही है। 25 के लिए अनुमानित ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले की संख्या भी 800 के पार पहुंच चुकी है। और इसी के साथ एक बार फिर से एएसपी के साइबर क्राइम कुश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है बातचीत के लिए। कुश मिश्रा जी, जानना चाहूंगी 2025 के लिए अनुमानित ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की संख्या भी लगभग 800 के पार पहुंच चुकी है और लगातार साइबर अपराध की संख्या जो है वो इजाफा कर रही है। आखिरकार साइबर क्राइम पुलिस इसको लेकर कितनी गंभीर है, कितनी गंभीरता के साथ कार्य किया जा रहा है? देखिए, हमने क्या किया है इस सिलसिले में, आईजी सर के निर्देशानुसार हमने कोर टीम का गठन किया है। हाँ। वो कोर टीम पूरे उत्तराखंड को मदद कर रही है। उस कोर में बैंकिंग सेल, टेलीकॉम सेल, हमारी टेक्निकल टीम, साइबर कमांडो सब एक ही जगह बैठे हैं। और हम प्रिवेंटिव क्राइम के लिए भी ऐसे हमने डेटा निकाले हैं जो डेटा साइबर क्रिमिनल्स कंबोडिया में, वियतनाम में और मुंबई, तमिलनाडु, यहाँ सब बैठे हैं। यहाँ से हम फॉलो अप ले रहे हैं। रेगुलरली टीम दबिशों के लिए जा रही है और उनको बस्ट करने का काम कर रही है। लेकिन कुश मिश्रा जी, पिछले कई दिनों से जारी एआई वीडियो में किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है वो किसी से परे नहीं है। उस वक्त साइबर टीम की एक्टिविटी क्यों नजर नहीं आई? साइबर टीम की एक्टिविटी किस वक्त, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। अभी हालिया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि वो एआई का वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद जब लगातार पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है तो उसी से जुड़े बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार साइबर टीम, सरकार जो हर साल उन पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, एआई टूल्स अब साइबर पुलिस के पास आ चुके हैं, उससे किस तरीके से नकेल कसी जा रही है अपराधियों पर? वी आर वर्किंग ऑन दैट। देयर आर टेक्निकल थिंग्स इन दैट। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको समझा देंगे टेक्निकल चीजें क्या क्या होती हैं, उसमें करना क्या क्या होता है। एआई बेसिकली, जो एआई वीडियोस अभी आ रही है डीप फेक करके, एआई ही टेक्नोलॉजी होती है, मशीन लर्निंग की एक टेक्नोलॉजी होती है। उसमें किसी का भी डीप फेक वीडियो बना सकते हैं। अब ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री इंटरनेट है, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, कोई भी किसी का एआई वीडियो बना सकता है। हालांकि उस एआई वीडियो को अगर मतलब कोई भी फॉरवर्ड करता है, कोई भी चीजें अगर उसमें आपत्तिजनक लगती हैं तो आप फॉर्मल कंप्लेन कर सकते हैं उसकी, और हम उस पर काम करते हैं।
और इस तरीके के मामलों में आखिरकार कितने समय के भीतर पुष्प मिश्रा जी एक्टिविटी की जाती है, कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है? तुरंत ही एक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही कंप्लेन आती है T+30 विद इन 30 मिनट्स में हम ओसेंट के जरिए, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए, उस जिस आदमी ने डीप फेक वीडियो अपनी प्रोफाइल से डाला है, हम उसकी प्रोफाइलिंग कर लेते हैं एंड हम फिर फॉर्मल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पुष्प मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से साइबर अपराधियों पर नकेल कसते हुए साइबर क्राइम पुलिस नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अपराधों में वृद्धि हो रही है ये चिंता का विषय भी बन जाता है। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम पुलिस भी लगातार इस पर गहरी नजरें बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि लगातार इस मामले को गंभीरता से उठाया भी जाएगा। योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, योगेश से बातचीत करना चाहूंगी। योगेश, देखिए एक मामला जो निकलकर सामने आता है वो ये निकलकर सामने आता है कि साइबर क्राइम पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है साइबर पुलिस पर और वो सारे टूल्स खरीदकर साइबर पुलिस को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं? अपराधों में वृद्धि क्यों पाई जा रही है? लेकिन बिल्कुल नहीं, अगर इससे पूरे प्रकरण को देखा जाए कि सरकार से अगर बात करें तो सरकार जो है पूरा बजट जो है वो खर्च कर रही है। इसके साथ साथ साइबर कमांडो जो है वो बनाए गए थे और इसके अलावा जो है जब देखा जाए तो साइबर टीम जो है वो समय समय पर जो है नई नई टेक्नोलॉजी की स्थापना की चुनौती आ रही है उनको का प्रशिक्षण लेने के लिए जाती हैं। और अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो जिस तरह के मामले लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कि AI की वीडियो लगातार डाली जाती है, एजुकेशन जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं चुनौती बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की सामने आती है कि इस तरह की चीजें करके जो है कई बार जो है लोग अपनी पूरी शिकायत इस तरह से दर्ज नहीं करा पाते। कई बार उन चीजों को लेकर जो है मत बना रहता है, अवेयरनेस इस तरह की नहीं है कि लोग जो है जाकर पूरी तरह से शिकायत दर्ज करा सके। और कहीं ना कहीं ये जो वजह है कि हौसले जो है वो 99% जो है बुलंद होते नजर आते हैं। 1% ही लोग देखा जाए तो वो इस मामलों पर जो है कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया को तो हर तीसरा वीडियो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ मिलेगा। उस पर आप पूरी तरह से ये भी संशय रहता है कि आखिरकार ये पूरा सत्यता है नहीं है, सत्यता को लेकर पूरे सवाल जो है चले रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो पुलिस है, जो सेल बनाया गया है, उसकी बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से उस पर काबू पाए ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने ना आए, क्योंकि सत्यता पर जो है कहीं ना कहीं तरह के सवाल जो है वो खड़े होते नजर आते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वीर बाल दिवस और साहिब गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती, शहीदी जयंती पर लखनऊ के अंदर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने साहिबजादों के बलिदान को याद किया और कहा कि वीर बाल दिवस साहिबजादों के साहस, त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वाहेगुरु श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। साहिबजादों के बलिदान त्याग दिवस पर वीर बाल दिवस के इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन है। तो कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और साहिबजादों के बलिदान त्याग को याद किया गया है। बता दें कि साहिबजादे जुजार सिंह जी, अजीत सिंह जी, जोरावर जी, उनकी इन योगदान को याद किया जा रहा है और उनकी इस वीर बाल दिवस पर उनके त्याग, साहस, शौर्य और किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा करी थी, उनको याद किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास मेला पीपल कोठी 2025 कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। बता दें कि चमोली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 24वां पंड विकास मेले का आगाज हो चुका है। तो कार्यक्रम में सीएम धामी की मौजूदगी इस वक्त दर्ज की जा सकती है और हजारों
की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ऐसे में उन सभी को संबोधित भी कुछ ही समय में सीएम धामी करने वाले हैं और उनके साथ स्टेज साझा करते हुए तमाम गणमान्य व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में 24वें वन विकास मेला पीपल कोठी 2025 का आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि सीएम धामी ने शिरकत की है। नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्रीमती आरती नवानी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपल कोठी विनीता देवी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख रसोली संतोषी जी, जिला पंचायत सदस्य चमोली गजेंद्र राणा जी, शंभू प्रसाद सती जी, विजय प्रसाद मानसी जी, अतुल शाह जी, संरक्षक वन विकास संगठन गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी सुरजीत सिंह पवार जी, पुलिस अधीक्षक एवं इस मेले में पधारे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और दूर दूर से इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सामने हमारे बैठे हुए रघुवीर सिंह जी, गजेंद्र जी और सभी आए हुए हमारे विजय कपड़वाड़ जी समेत सभी हमारे नौजवान युवा साथी और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, अनेक जिनके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी जो मैं देख रहा हूं जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं तब से आपके नारे रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसे मेरे सभी युवा साथी, हमारी बहनें जो यहाँ पर शुभ मांगल गीत जिन्होंने यहाँ पहुंचने पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, स्वागत गीत गाया और मीडिया के हमारे सभी, मैं सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक बंड विकास, औद्योगिक पर्यटन विकास, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान बद्रीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि मैं पहले भी मेले में यहाँ पर आना चाहता था, आप सबसे भेंट करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं जब संजोग बनता है, जब भगवान की इच्छा होती है तभी ये संजोग बनता है। आज मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा आज हुई होगी, आज का दिन उन्होंने तय किया होगा और सच में यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश यहाँ मेले में प्रतिभाग करने वाले लोगों में है, सच में ये हमारे उत्तराखंड की आने वाली तस्वीर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ऐतिहासिक मेला बंड पट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवंत प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण, चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और
इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करी, सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है, ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी साथ ही यहाँ से बोल खबरों में आगे बढ़ेंगे। धार के प्रीतमपुर सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह किराया विवाद और पुरानी रंजिश सामने आई है। वहीं पुलिस टीम ने आरोपी को महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पीतमपुर थाना सेक्टर 1 की मनमानी कॉलोनी में अक्षय फुलमारे नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। अक्षय फुलमारे के मकान में ही उसका किराएदार अनिल विश्वकर्मा रहता था। इन दोनों का कुछ पहले से भी आपस में कुछ विवाद होता रहता था, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो कल रात्रि को 10:30 बजे अनिल विश्वकर्मा अपने घर पे ही था और घर के सामने से मतलब उसी मकान में वो रहता था, चाल बनी हुई थी, मृतक निकल रहा था। तो उसने चाकू से उसके गले पे वार किया और गले पे मार के उसको वहीं से पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना पे तत्काल वहाँ पे पुलिस बल भी भेजा गया और FIR करने के बाद आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया गया और उसकी घोषणा। जिस प्रकार से जानकारी में आया है कि भाई देखो, हमारा घर तो हमारे परिवार के लोग तो सक्षम है वहाँ पे किसी प्रकार की, और हमारे बच्चे किसी भी प्रकार का कोई नशा या किसी आदि नहीं थे। लेकिन ये जो आरोपी है एक नशाखोर था और नशे का आदी था और किसी कार्य को नहीं करता था। तो ऐसे में क्या है, ये हमारे बच्चे से हमेशा पैसे मांगना, बच्चे को हमेशा आके पैसे की मांग करना, बच्चे एक शालीनता के रूप में देते भी थे और इसका समय समय पे किराया भी नहीं देना, ये भी इस पे था। और किराए की और अन्य बात करते
खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची स्थित पॉल ऑर्चर्ड्स अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर आग लग गई है, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य को शुरू किया गया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी अभी फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा 24/7। नमस्कार।